हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन का आधुनिक भारत का 271 क्वेश्चन से 3 पार्ट में हमने ये वीडियो अपलोड कर दिया है। ये पार्ट 4 हमारा है और ये हमारा लास्ट पार्ट भी है। इसमें आधुनिक भारत का जो इतिहास है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगी, तो आप उससे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, और उस पर आपको हर क्लास का PDF मिल जाएगा। तो आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह या विनोबा भावे ने आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो हमने पीछे अभी देखा, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, मतलब कि पोस्ट डेटेड चेक ओपन ए क्रैशिंग बैंक था? तो यह बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, राइट आंसर। जो महात्मा गांधी है उन्होंने बोला था यह पोस्ट डेटेड चेक है। तो इसमें जोड़ दिया गया ओपन ए क्रैशिंग बैंक, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व है किसी ने नहीं किया था। जो ऑपरेशन 0 आवर के थ्रू जितने भी नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इसलिए ये नेतृत्व बिना नेतृत्व के भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करो और मरो का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी द्वारा यह नारा दिया गया कि करो या मरो। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, हमने पीछे देखा अभी 9 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के उसमें अध्यक्ष थे जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्लाइमेट एटली हमारी भारत की स्वतंत्रता आज़ादी के समय में थे 1947 में। अगर पूछे कि भारत जब आज़ाद हुआ उस समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तब क्लाइमेट एटली होगा, लेकिन चर्चिल जो था 1942 में चर्चिल था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन पारित होने के बाद गांधी जी को आगा खान पैलेस में कैद कर लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जो उत्पन्न दंगे हुए वो बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। तो हमारा 1 और 4 हो जाएगा इसमें राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 1 और 4 है जो कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनको भारत छोड़ो आंदोलन में जब
गिरफ्तार किया गया तो 9 अगस्त 1942 को उन्हें बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। और महात्मा गांधी को और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में भेजा था और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो ये इसमें हमारा जो क्वेश्चन है बीपीएससी ने इसे गलत टाइप किया था, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होना चाहिए। श्री योगेंद्र शुक्ल जो कि जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग गए थे, किंतु उन्हें मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार करने के लिए कर लिया गया और बक्सर जेल में लाए गए थे। तो इसमें हमारा ना बक्सर है, ना मुजफ्फरपुर है, ना हजारीबाग है, तो इसमें कोई भी हमारा सही नहीं है। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया वे थे, तो जो ये दोनों नेता थे वे थे शिव कुमार और रामानंद। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला पटना था। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो इनको मिला था राष्ट्रीय स्तर की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण को। नीचे दो कथन दिए हुए हैं, उसको हमें देखना है और कथन और कारक को सही बताना है। पहला कथन हमारा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारक इसका क्या है? कारक इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी हो। तो ऐसा कोई चाहेगा कि स्वतंत्रता में हमारा देरी हो? नहीं, सब चाहता था कि जल्द से जल्द हमें आज़ादी मिले। तो ये हमारा तो गलत हो जाएगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक एवं संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी हो जाएगा। ए कथन सत्य है परंतु आर गलत है। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना 1942 में होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 1942 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। तो आइए देखते हैं। 26 जनवरी 1930, 8 अगस्त 1942, 21 अक्टूबर 1943। तो आज़ाद हिंद फौज की जो घोषणा की वो 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी कब? 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कर आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, तो कहाँ आई? हमने अभी पीछे देखा, सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सिंगापुर राइट आंसर। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो IAN मतलब कि जो हमारा था आज़ाद हिंद फौज, इसकी किसके दिमाग की उपज थी? तो यह डॉक्टर मोहन सिंह की दिमाग की उपज थी और इनकी स्थापना भी डॉक्टर मोहन सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं, दांडी मार्च में सविनय अवज्ञा, इनमें से किसी के साथ वो जुड़े नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो ये कौन थे? तो ये थे हमारे शीलभद्र याजी। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो शीलभद्र याजी है या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा INA और आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे और फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ भी। अब इसमें हमें सुमेलित करना है। तो वारदोली या ये चौरी चौरा कहाँ है? तो चौरी चौरा हमारे पहले मिलान कर लेते हैं।
ये तो उत्तर प्रदेश में है। बारदोली तो गुजरात में होगा। नुआखली पश्चिम बंगाल में होना चाहिए। यरवदा महाराष्ट्र में होना चाहिए। तो आइए देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। पहले जो हमें पता हो वो बताइए। चौरी चौरी 2 का 4 पहले देख लीजिए आप। ऐसे हमको क्वेश्चन में एग्जाम्स में टाइम बचेगा। तो पहले जैसे कि आपको पता है कि चौरी चौरा यूपी के गोरखपुर में हुआ था, तो 2 का पहले 4 देख लीजिए। तो 2 में 4 कहाँ, एक इस ये है। अब आके आपको आंसर नहीं भी पता है तो आप इसे मार सकते हैं। देखिए क्योंकि 2 के 4 में एक ही ऑप्शन है। तो ये देखिए बारदोली कहाँ हो जाएगा फिर। बारदोली हमारा गुजरात में, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में, यरवदा महाराष्ट्र में और नुआखली पश्चिम बंगाल में। तो हमारा सी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। कैबिनेट मिशन भारत में आया। तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो आइए देखते हैं। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्च में आया था तो 1946 में लेकिन आया था। तो इसमें 42 दिया हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। 46 में कैबिनेट मिशन कब आया था, 24 मार्च 1946 में। इसलिए इसमें उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। और जो 9 दिसंबर को जो इसकी अध्यक्षता होती है कैबिनेट मिशन, मतलब कि जब विधानसभा की अध्यक्षता होती है तो उसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य अध्यक्ष बनाया जाता है। तो कैबिनेट मिशन में ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है। जो कैबिनेट मिशन है उनमें कौन कौन से आए थे, तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछा है। तो कैबिनेट मिशन में लॉर्ड फ्रेडरिक लॉरेंस आए थे, जो कि भारत के सचिव थे, और 2 और आए थे जिसमें कि स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और AB अलेक्जेंडर। ये तीनों नाम आप एकदम ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में मैंने देखा है पूछा गया है। तो लॉर्ड फ्रेडरिक लॉरेंस, लॉर्ड फ्रेडरिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर आए थे कैबिनेट मिशन में। जो लॉर्ड फ्रेडरिक लॉरेंस है वो भारत के सचिव थे। एक्सफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और अलेक्जेंडर है नौसेना के मंत्री थे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता है वो सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो देखिए क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है। तो इनमें से कौन से नहीं थे, लॉरेंस थे, फ्रेडरिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे और अलेक्जेंडर भी थे। तो हमारा बेबल हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है, मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। तो बी हमारा इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये सदस्य नहीं थे कैबिनेट मिशन के। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से बर्ताव की थी, मतलब बातें की थी। अब्दुल कलाम आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, JP कृपलानी थे या राजगोपालाचारी थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद राइट आंसर। और अब्दुल कलाम आजाद है जो कि कांग्रेस अध्यक्ष बहुत बार रह चुके हैं, मतलब कि सबसे लंबे समय तक रहे। 1940 से लेकर 1946 तक ये इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जब उसमें अध्यक्ष कौन था, JP कृपलानी। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। ये ध्यान दीजिएगा, जब भारत को आज़ादी मिल रही थी तो उसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो JP कृपलानी थे। और सबसे लंबे समय तक पूछे तो अब्दुल कलाम आजाद हो जाएगा। 1940 से लेकर 46 तक इन्होंने अध्यक्षता की थी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो वही JP कृपलानी होंगे, क्योंकि जब विभाजन हुआ था तो हमारा भारत आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान अलग आज़ाद हुआ था अलग। तो उस समय की जो अध्यक्षता थे भारतीय कांग्रेस के वो JP कृपलानी जी थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। वही क्वेश्चन देखिए घुमा घुमा के पूछा जा रहा है हमसे। और ये देखिए 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता था। एक दिल्ली का अगर अधिवेशन पूछे तो उसमें हमारा ऑप्शन गलत, मतलब कि दूसरा हो जाएगा। जैसे कि अगर आज़ादी के समय पूछे तो JP कृपलानी ही होगा, लेकिन जब पूछे दिल्ली का जो अधिवेशन है वो किसने किया था, तब जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली अगर अधिवेशन पूछे तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी
निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। वे कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए आई थिंक, तो ये देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। जो गोरिल्ला युद्ध है नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद के विरोधी था, इसलिए सॉरी। तो रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारी समिति के तो वो थे बहुमत देने वाले, प्राप्त करने वाले जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान दीजिएगा ये ऑप्शन। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया। तो जो कि हमारा नागरिक सेवा मतलब कि जो आईएएस का जैसे एग्जाम है उसमें सिविल सेवा की जो एग्जाम्स थे वो सिर्फ इंग्लैंड वासी देते थे। तो सबके लिए जो ये परीक्षा है सबको स्वीकार, प्रतियोगी परीक्षा के प्रणाली के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था ये 1853 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो वह था 1786 का एक्ट। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी। तो भारत सरकार जो अधिनियम है 1935 प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दी थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। और यह लगी थी 1919 में लगा था और 1935 में यह समाप्त हो जाता है। अब मिलान करने का है हमारा बुक्स नेम वगैरह, तो आइए देख लेते हैं। बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तो इसको लिखा है ताराचंद्र जी ने। तो इसका मिलान 1 से 1 का ही हो जाएगा हमारा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, वो इंडिया पूरे तो ताराचंद हो जाएगा और बिहार बोले तो हमारा हो जाएगा के दत्ता। ई हो जाएगा ए ई। आनंद मठ की जो किसने की थी तो आपको पता ही, आनंद मठ के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आनंद मठ, ये बिल्कुल क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और आनंद मठ से ही हमारा लिया गया है वंदे मातरम। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस ये किसने लिखा? तो ये लिखा है हमारा राजा राम मोहन रॉय ने। और अवर इंडियन मुसलमान्स ये लिखा है W हंटर ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें हो जाएगा राइट आंसर। तो आप एक बार इसे मिलान करके देख लीजिएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू करने वाले थे तारकनाथ दास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इसमें राइट आंसर। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट के जो लेखक है वो वैलेंटाइन सिरोल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा इसमें राइट आंसर। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो जो दुर्गेश नंदिनी है उनके लेखक भी बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इसमें करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन का जो अखबार का प्रकाशन है वो कि पटना से होता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इंडियन नेशन राइट आंसर। झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत लिखा था श्याम लाल पार्षद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जन गण मन अधिनायक जय है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। तो 1908 में जो बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी वो 6 वर्षों के लिए हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इसमें राइट आंसर। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे वो कौन थे? वो सी गोपालाचारी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। सी गोपालाचारी हमारे स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे, गवर्नर जनरल। और लास्ट व्यक्ति भी यही सी गोपालाचारी ही थे, क्योंकि यही बने थे और यही सिर्फ लास्ट थे। उसके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं बना भारतीय। देखिए से पूछा भैया प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार संभाला तो सी गोपालाचारी, और इसके जहाँ लास्ट भी होता तो ये सेम आंसर होता हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और गुरुदेव इनको किसने कहा था? तो इनको गुरुदेव कहा था शायद महात्मा गांधी जी ने कहा था। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मुझे जहाँ तक याद है तो महात्मा गांधी जी ने ही उन्हें गुरुदेव कहा था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा
लाल बहादुर शास्त्री दिए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। जय जवान जय किसान का तो नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। तो जिसमें विज्ञान जुड़ गया है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है, ये ध्यान दीजिएगा। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ये था मारवा का मंदिर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? 1947 के बाद जो महिला योगदान दी थी, तो आइए देखते हैं कौन सी हो गई। तो आसफ और ना आसफ अली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो यह सरदार पटेल ने कही थी। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सरदार पटेल, राइट आंसर। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अगस्त 1923 के जो बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम अब्दुल गफार खान था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र जो शर्मा है वो अम्हारा गांव से थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अम्हारा जो कि पटना के निवासी है, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे रामचंद्र शर्मा जी। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को भी बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद के साथ भेजा गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। विश्व में देखिए प्रसिद्धि स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी 1942 में के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस दौरान गिरफ्तारी पर बांकीपुर जेल भेजा गया था। तो बांकीपुर जेल इनको भी भेजा गया था, जगत नारायण लाल को और राजेंद्र प्रसाद को भी। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। राज का विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो राज विभाग की जो स्थापना है ये की गई थी सरदार पटेल की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इसमें राइट आंसर। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से कौन एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? तो कुमरी है, जो कि कुमरी जो स्वतंत्रता के पहले बिहार में निम्नलिखित में से कौन एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? तो कुमरी। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देवबंद के उस विद्वान का नाम है अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद, राइट आंसर। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हमारा लास्ट पेज है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए भारतीय बोल दिया यहाँ पे, मैंने पीछे भी आपको बताया। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम दोनों लाल राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर, सी गोपालाचारी। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भारत आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और उसमें जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग था, उन्हीं को वॉरेन हेस्टिंग को रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो ये सेम क्वेश्चन है 1973 में हमारा।
भारत में मीडिया को नियंत्रण करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? भारत में जो मीडिया को नियंत्रण करने के लिए 1835, 1867, 1878, 1908, तीन ये हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन नंबर। 1838, 1867, 1878 और 1908 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इस सालों में भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किए गए थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना के सबसे करीबी वर्ष है वो है 1925। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। कैथरीन मियो, एडल्फ हक्सले, चार्ल्स ह्यूडोज तथा विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासक के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी है। ये सभी ने ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कैथरीन मियो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स ह्यूडोज और विलियम डिग्बी है जो कि इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान जितने भी भारत की हालत है उनकी टिप्पणी की है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन के 1992 से लेकर 2019 तक के जितने भी आधुनिक भारत का प्रश्न पूछे गए थे सब ने हमने कंप्लीट कर लिया है 4 वीडियो में। तो 3 वीडियो अपलोड किया हुआ, तो आप उसे जाके देखिएगा। और इसका PDF आपको अभी मैं क्लास अपलोड करने के ठीक बाद डाल दूँगी, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, उससे आप ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल पर ये PDF ले सकते हैं। और उसमें मैंने मध्यकालीन भारतीय का इतिहास का भी PDF डाल दिया है और प्राचीन भारत का भी इतिहास का मैंने PDF डाल दिया, जो कि BPSC प्रीवियस क्वेश्चन का था। जितने भी क्वेश्चन हमने सारे डाल दिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।